जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का ऑल फार्मूला देखने वाले हैं, जिसकी सहायता से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है वो वास्तविक संख्याएं हैं, जिसका पहला फार्मूला है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम ए से डिनोट करते हैं, भाजक को बी से, और भागफल आपका क्यू होता है और शेषफल आपका आर होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम दो को भागा दे, दो से भागा दे 5 में, तो क्या होगा, दो दूनी 4, और यहाँ से आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी कि ये जो होता है आपका भागफल होता है, और ये वाला जो होता है आपका भाजक होता है, और ये वाला जो होता है आपका भाज्य होता है, और ये वाला जो बच गया एक, ये आपका शेषफल होता है। ये आपका शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद जब हम अगला फॉर्मूला पे जाते हैं दूसरा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा बटा पहली संख्या। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल करने का मतलब ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ भी हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारा जो है कितना फार्मूला निकाल सकता है, आप पहला निकाल सकते हैं। पहली संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ से अगर हम निकालना चाहे ए बराबर यानी पहली संख्या बराबर, तो एलसीएम, तो क्या होगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या, और यहाँ से दूसरी संख्या बराबर निकालना चाहे तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। और यहाँ से आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है तीसरा, जिसमें होता है कि इसमें जो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग अगर हमको ज्ञात करना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, यानी कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, जो गिनती 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1/2। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा फॉर्मूला होता है प्रथम n सम संख्याओं का अगर योग निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1। यानी कि कहने का मतलब सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से भाग देने से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। उसके बाद अगला जो पांचवा हमारा फॉर्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। यानी कि विषम संख्या किसको कहते हैं, जिसको 2 से भाग देने से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। उसके बाद जब हम आगे आगे जब अगला फॉर्मूला देखते हैं, तो पहला चैप्टर का आपका यही तक था। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर का देखते हैं। ये होता है आपका दूसरा चैप्टर बहुपद है। तो बहुपद में आपका पहला जो फॉर्मूला होता है रेखीय बहुपद का व्यापक रूप अगर निकालना हो तब क्या करेंगे, रेखीय बहुपद का व्यापक रूप के लिए होता है ax प्लस b। जहां अगर पूछा जाए कि रेखीय बहुपद का घात कितना होगा तो 1 होगा। उसी तरह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका घात जो होता है 2 होता है। और उसके बाद आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसका घात कितना होता है मैक्सिमम, तो 3। और उसके बाद जब अगला बढ़ते द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसका प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह आपका द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि उसके बाद है आपका त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र। ये कैसे हम लोग करेंगे, तो त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, उसका प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, उसका माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह आपका त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल भी बोल सकते हैं। शून्यकों का योगफल या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, जिसको हम शून्यकों का गुणनफल भी कह सकते हैं। ठीक, इसको शून्यकों का गुणनफल भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद आपका आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए, यानी कि यही वाला शून्यकों का योगफल। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। उसके बाद आपका एक और फॉर्मूला होता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा सी। और उसके बाद अगला जो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो हमारा
है, 2 चैप्टर का आपका खत्म हो गया है। अगला हमारा तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें जो है अगर बाय द वे मान लीजिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है तो वो संगत होता है, और इसका कोई केवल एक हल होता है या फिर अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, और उसके बाद प्रतिच्छेदी होता है और विरोधी होता है। उसके बाद अगला जो हम बात है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तब क्या होता है, असंगत होता है और इसका कोई हल नहीं, और ये समांतर होता है और इधर जो है विरोधी होता है। और उसके बाद जो तीसरा है आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब क्या होगा, संगत होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और इसका ग्राफ जो होगा संपाती होगा और आश्रित होगा, और इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी और इसका समांतर होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका जो है चौथा चैप्टर आ जाता है द्विघात बहुपद आ जाता है। तो इसमें हम लोग पहला जो फॉर्मूला देखने वाले हैं विवेचक बराबर विवेचक या विवेचक दोनों बोल सकते हैं आप लोग। तो डी बराबर क्या होता है, विवेचक को डी से सूचित किया जाता है, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद यहीं से जो है x का मान अगर पूछेगा तो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और एक बात गौर कीजिएगा, ये जो है आपका विवेचक दिया गया है, ये वाला जो है आपका विवेचक दिया गया है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। और यहाँ से अल्फा का मान जो है माइनस बी, यहाँ एक बार प्लस लेना पड़ता है और बीटा में एक बार माइनस लेना पड़ता है, बाकी तो सब वही है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो आपका है उसके बाद इसमें जो है पूछा जाता है कि अगर डी जो है, यानी कि डी करने का मतलब अगर जो हमारा विवेचक है उसका मान अगर 0 के बराबर हो तब क्या होगा। तो इसमें जो है अगर 0 के बराबर डी हो तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, और डी जो है 0 से अगर बड़ा हो तब क्या होगा, तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। और इसमें जो है डी का मान अगर 0 से छोटा यानी माइनस में हो तब क्या होगा, तो मूल अवास्तविक होते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 चैप्टर हमारा खत्म हो गया। उसके बाद अगला जो है हम लोगों का 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर में हम लोग आते हैं। उसके बाद आपका है समांतर श्रेणी। जो आपका 5वां चैप्टर है वो है आपका समांतर श्रेणी। इसमें क्या है, इसमें समांतर श्रेणी में सबसे पहले सार्वंतर होता है जिसको डी से सूचित करते हैं। डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। उसके बाद an जो होता है, an का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद आपका sn का फॉर्मूला होता है, sn जो होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और उसके बाद sn का एक और फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, n बटा 2 इंटू a प्लस an। an के जगह पे हम लोग इसका मान रख सकते हैं, यानी कि करने का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला हम मान रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो आपका 5वां फॉर्मूला होता है, इसमें अंतिम पद से अगर हमको nवां पद निकालना हो तब क्या होगा, तब होगा a माइनस उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे आपका जो a होगा ये अंतिम पद है, यानी कि अंतिम पद दिया रहेगा, उसके बाद पूछेगा कि ये कौन सा पद है, तो a यहाँ पे अंतिम पद होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो आगे आप लोगों का है, उसके बाद आपका समांतर श्रेणी खत्म हो जाता है 5 चैप्टर। उसके बाद 6ठा में आते हैं हम लोग त्रिभुज में। त्रिभुज में हम लोग क्या देखते हैं कि त्रिभुज में आपका 2 आकृति होता है, जैसे एक समरूप आकृति और दूसरा जो होता है सर्वांगसम। तो समरूप आकृति कहते किसको है, तो जैसे एक ही रूप का होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो वो मैटर नहीं करता, सिर्फ एक जैसा होना चाहिए, यानी कि इसका आकार समान होना चाहिए, माप समान हो या ना हो, छोटा बड़ा से मतलब ना है, बस गोल है तो ये भी गोल होना चाहिए। और सर्वांगसम में क्या है कि अगर ये इतना गोल है तो ये भी इतना ही गोल होना चाहिए, यानी कि सेम टू सेम रहना चाहिए, तब आपका ये सर्वांगसम होता है। उसके बाद क्या है आपका 2 आकृतियों के समरूप होने का शर्त क्या है, तो आकार समान होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए, तब आपका जो है 2 आकृति समरूप होगा। पहला आकार बराबर होना चाहिए और दूसरा संगत कोण बराबर होना चाहिए। उसके बाद आपका चौथा जो है 2 समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। यह कथन किसने कहा था, तो थेल्स ने कहा था। थेल्स ने यह कथन दिया था 2 समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं, इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी कि कर्ण का जो वर्ग होगा अन्य 2 भुजाएं यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
होता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, उसके बाद आगे है आपका चौथा नंबर कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज आपका 3 प्रकार का होता है, एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा जो है सिंपल त्रिभुज होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, बराबर हो और जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, वो आपका समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर कोई पूछे तो 3a होता है और क्षेत्रफल जो है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद जब विषमबाहु त्रिभुज में जिसका मतलब कि सभी भुजाएं अलग अलग हो, मतलब कि विषम हो, बराबर ना हो, जैसे ए बी सी अलग अलग भुजा है, तो इसका परिमाप जो है a प्लस बी प्लस सी होता है। और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है जिसको हीरोन का सूत्र भी हम लोग बोलते हैं, ये होता है √(s - a) इंटू s - b इंटू s - c। जहाँ पे s आपका क्या है, ये आपका अर्ध, जहाँ पे s आपका जो है ये अर्ध परिमाप है किसका, विषमबाहु त्रिभुज का। यानी कि ये तीनों भुजाओं को जोड़ के अगर हम 2 से भागा दे देंगे तो हमारा h का मान निकल लेगा, इसको हीरोन का सूत्र भी बोला जाता है। उसके बाद आपका सिंपल त्रिभुज आता है जिसमें आपका ए बी सी भुजाएं होती है और इसका h ऊंचाई होता है। तो इसका परिमाप तो आप लोग जानते होंगे, a प्लस बी प्लस सी, सीधा मतलब यानी तीनों भुजाओं का योग, क्षेत्रफल 1/2 और 2 गुने h यानी कि आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से आपका 6 चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में आते हैं। इसमें कुछ देख लेते हैं इंपोर्टेंट क्या है। जैसे सबसे पहले हमारा ये रेखाएं होती है, ये आपका क्षैतिज रेखा कहलाती है और ये जो है ये आपका उदग्र रेखा कहलाती है। यानी कि ये जो आपका क्षैतिज रेखा है ये इधर x होता है और इधर x डैश होता है और ऊपर में आपका y और इधर y डैश होता है। और एक बात और क्या हम कह सकते हैं कि x को जो है भुज कहा जाता है और या फिर x निर्देशांक भी बोल सकते हैं, और y को जो है आपका कोटि कहा जाता है और y निर्देशांक भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मूल बिंदु। मूल बिंदु जो होता है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका क्षैतिज और उदग्र रेखा जहाँ पे एक दूसरे को काट रही है वो आपका मूल बिंदु होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0। यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है। तो उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। प्रथम चतुर्थांश में जो अगर मान लीजिए हमको x और y का मान लिखना हो कभी, तो सबसे पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या है कि x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, द्वितीय में x माइनस में और y प्लस में, तृतीय में x माइनस में तो y भी माइनस में, चतुर्थ में जो है x प्लस में और y माइनस में। ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है कि बताइए प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब हम आते हैं तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि बाई अक्ष से दूरी अगर ज्ञात करना है तो उसको भुज कहा जाता है या फिर उसको x निर्देशांक भी बोला जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। अगर x अक्ष बोला जाए तो y निर्देशांक या कोटि कहेंगे, और यहाँ पे बाई अक्ष पूछा जा रहा है, बाई अक्ष से दूरी तो भुज या x निर्देशांक। यहाँ पे नीचे देखते हैं x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो यहाँ पे कोटि हो गया, इसका उल्टा y निर्देशांक, और यहाँ पे भुज y x निर्देशांक। ठीक, उसके बाद क्या है कि x पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है एवं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0,y होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या देखते हैं, इसमें आपका आगे होता है दूरी सूत्र। इसमें दूरी सूत्र निकालना होता है तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसका यदि अगर मूल बिंदु से दे दे कि किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए तब क्या होगा, तो √(x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। उसका जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी एक्स वाई का मान क्या होगा, तो यहाँ पे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक निकालना हो तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। उसके बाद जब हम लोग विभाजन सूत्र में आते हैं तो m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m1 प्लस m2, इसमें m1/2 प्लस m2/1 और प्लस m1 प्लस m2 होता है। या कहीं कहीं पे आपको ये m1 m2 की जगह यहाँ पे m रहेगा और m रहेगा, यहाँ पे आपका m प्लस m भी दिया रहेगा और यहाँ आपका m रहेगा यहाँ n और यहाँ m प्लस m। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक,
उसके बाद क्या आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी कि कहने का इसको याद करने का सूत्र सबसे अच्छा है 123, उसके बाद 231 और 312, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं 123, 231 और 312। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा क्या फॉर्मूला है देखते हैं। आगे आपका 7 चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति में। ये आपका बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो आइए देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे पहला फॉर्मूला कौन सा है कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो ये आपका होता है √100 लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जहाँ पे कर्ण को एच से सूचित किया जाता है और लंब को जो है आपका पी से और आधार को जो है डी से, यानी कि एच बराबर √100 पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालें तो आपका लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि पी बटा एच होता है, और उसी तरह कोस का निकाले तो आधार बटा कर्ण होता है, और उसी तरह टेन का निकाले तो लंब बटा आधार होता है। और उसके बाद आपका जस्ट इसी का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है, आपका कोसेक बराबर क्या होता है एच बटा पी, यानी कि कर्ण बटा आपका लंब हो जाएगा, उसी तरह ये आपका कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और इसी तरह आपका ये आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला क्या होता है आपका, अगला फॉर्मूला जो है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में है आपका कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, लेकिन अगर नहीं पूछते कैसे होता है तब क्या करेंगे, तो बहुत सीधा सा है, जैसे एक हम बता देते हैं, उसके बाद जो आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा। जैसे आपका साइन थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब, ये लिख सकते हैं, हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो इससे अगर ये हम काट दें, इससे ये काट दें, तो आपका कितना आंसर आएगा 1। तो इसीलिए यहाँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह साइन थीटा बराबर अगर पूछेगा इसमें तब 1 बटा कोसेक थीटा, उसी तरह कोसेक थीटा बराबर पूछेगा तो 1 बटा साइन थीटा। उसके बाद इसमें जब आते हैं तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ से कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है, और फिर सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा होता है। इसका मान कैसे 1 होता है, घर पे आप लोग निकाल कर देखिएगा। उसके बाद जो आपका अगला होता है tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से tan थीटा का अगर मान पूछेगा तो 1 बटा कोस थीटा, उसी तरह कोस थीटा का मान पूछेगा तो 1 बटा tan थीटा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 देखते हैं त्रिकोणमिति का। उसके बाद कुछ फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा कि tan थीटा जो होता है आपका, ये होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और उसी तरह कोस थीटा जो है कोस थीटा बटा साइन थीटा। उसके बाद इसी का अगर स्क्वायर कर दे तो सेम टू इसी का स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर इसी को हम पलट दे यहाँ से तब क्या होगा, यही वाला जो आपका tan था वो आपका कोट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। हाँ, उसके बाद आगे जब टाइप 3 में हम लोग बढ़ते हैं तो ये आपका पूरा कोण से संबंधित हो जाता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका कोस थीटा होता है, और उसके बाद कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। और ये tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और उसके बाद फिर इसका कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाता है। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा हो जाता है, और फिर इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि आगे आगे आपका फॉर्मूला है कौन सा, टाइप 4। टाइप 4 में हम लोग 3-4 फॉर्मूला, जैसे कि मान लीजिए आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है ये आप लोग घर पे बना लीजिएगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए आपका साइन स्क्वायर थीटा पूछा तब क्या होगा, तो 1 और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए सीधा सीधी साइन थीटा पूछा तब क्या होगा, तो अगर मान लीजिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद ये दोनों को आप घर पे बना के देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो एक आता है पाई का मान, मतलब कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और क्वेश्चन में भी दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो अगर यही पाई बाई 2 रहा है तो 180 में 2 से भागा दे दीजिए, यानी कि 90 डिग्री। और पाई बाई 3 रहा है तो 180 में 3 से भागा दे दीजिए 60 डिग्री। और वही पाई बाई 4 रहा है तो 180 में 4 से भागा दीजिए 45 डिग्री।
अब पाई बाई 6 रहे तो 180 में 6 से भागा दीजिए यानी 30 डिग्री। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे जो है हमारा ये टेबल है आपका त्रिकोणमिति का सबसे जरूरी जो पूछा जाता है, मतलब मान पूछा जाता है इसका कि क्या होगा। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले आपका ये साइन थीटा है, उसके बाद आपका कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कोट है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। उसका जस्ट कोस में क्या होता है, बस इधर से आप उल्टा करते हुए चल आइएगा, यानी कि जो 90 डिग्री का मान था 0 डिग्री का, जो 60 का मान था वो 30 का, यानी कि कोस 0 डिग्री का मान 1 और 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 डिग्री का मान 1/2 और 90 डिग्री का मान 0 होता है कोस का। उसी तरह अब टेन में आता है तो ये दोनों का रेशियो हो जाता है, अनुपात, यानी भागा दे देते हैं। तो टेन 0 डिग्री का मान 0 और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, यानी कि करने का मतलब इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा 1/√3। अगर इसको जैसे ये दोनों का अगर हम भागा देंगे तो इससे ये कट जाएगा और मान लीजिए इससे ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे एक टेन 45 डिग्री का मान 1 और यहाँ से ये कट जाएगा तो √3 और यहाँ से आपका अपरिभाषित। अब बोलिएगा कटेगा ये कैसे, तो जैसे मान लीजिए ये आपका √3/2 है और फिर बटा में 1/√2, तो ये ऊपर चल जाता है यानी √3/2 और ये ऊपर जाएगा तो 2/1, ऐसे ये कटेगा तो आपका √3 इस तरह। ठीक, उसके बाद आपका 10 के बाद हम लोग पहले कोड को देखते हैं। कोड जस्ट उधर से आप इधर उधर आ सकते हैं, यानी कि कोड 0 डिग्री का मान अपरिभाषित या फिर इन्फिनेटिव भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका जो है कोड 30 डिग्री का मान √3, कोड 45 डिग्री का मान 1 और कोड 60 डिग्री का मान 1/√3 और कोड 90 डिग्री का मान 0। उसके बाद आपका जो होता है कोसेक थीटा का मान, कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव होता है और कोसेक 30 डिग्री का मान आपका 2 होता है। उसके बाद कोसेक 45 डिग्री का मान आपका √2 होता है और कोसेक 60 डिग्री का मान आपका 2√3 होता है और उसी तरह कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। उसके बाद सेक में जब आता है तो सेक 0 डिग्री का मान 1 और सेक 30 डिग्री का मान आपका 2/√3, उसके बाद सेक 45 डिग्री का मान आपका √2 और उसके बाद सेक 60 डिग्री का मान आपका 2 होता है और सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी। यानी कि करने का मतलब ये कोस को अगर हम उल्टा करते जाए, इसका उल्टा ये इसका 1/2 का उल्टा 2√2 ऐसे करके उल्टा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका त्रिकोणमिति खत्म हो जाता है और उसके बाद आगे जो है आपका त्रिकोणमिति के बाद अगला चैप्टर आपका जो है 9वां चैप्टर था। तो उसमें तो आपका जैसे कि उसमें तो क्लास में ये पूछा जाता है कि आप कोई मीनार के जैसे कि मीनार से बना उन्नयन कोण, उसमें तो आप tan थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें कुछ फॉर्मूला है ना, तो उसको छोड़ दिए हैं। उसके बाद आपका 10वां जो चैप्टर है वो आपका है ब्रीथ। ब्रीथ जो है 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ब्रीथ है, ठीक, तो इसमें जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से ऐसे 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 मतलब ब्रीथ पे जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई बिंदु बनाए, तो यहाँ से अगर रेखा खींचेंगे तो एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इधर हम बगल में फिगर भी बनाए हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद आपका बाह्य बिंदु से हम किसी ब्रीथ से, अगर ये ब्रीथ है आपका, अगर कोई बाहरी बिंदु है तो इस पर से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। उसके बाद आपका है भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। उसके बाद आपका वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी कि अगर ये कोई वृत्त है और इसकी जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पे स्पर्श करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका अगला जो है आगे है आपका छठा, वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। यानी कि मान लीजिए ये आपका वृत्त है, इसके व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। अब वृत्त की जीवा वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। वृत्त की जो जीवा होती है वृत्त को केवल 2 ही बिंदु पे स्पर्श करता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसका क्या है, एक वृत्त की अनेक जीवाएं, अनेक त्रिज्याएं और अनेक व्यास होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वृत्त है और ये आपका मान लीजिए केंद्र है, तो यहाँ से आप इधर भी त्रिज्या ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी, यानी कि अनंत ले सकते हैं। और यही अगर वृत्त को एक जगह से दूसरी जगह तक अगर मिलाते हैं तो ये आपका क्या होता है, ये आपका व्यास होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है।
तो इसकी जो अनंत जीवाएं होती है और अनंत त्रिज्याएं होती है और अनेक जो है व्यास हो सकते हैं। उसके बाद अगला जो आपका वृत्त की केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाते हैं। यानी कि ये जो आपका केंद्र है इससे होकर अगर जो जाती है ना जीवा उसको क्या कहते हैं हम लोग व्यास कहते हैं, यानी कि इसको डी से सूचित किया जाता है। इसके बाद क्या सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है आपका व्यास होता है, ये जो है आपकी सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। उसके बाद क्या है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री एवं अर्धवृत्त के कोण केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वृत्त है, इसके केंद्र पर अगर मान लीजिए वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है ये आपका 360 डिग्री का बनता है और अर्धवृत्त पे जो है अर्धवृत्त पे 90 डिग्री का बनता है। ये मत सोचिएगा कि 360 का आधा 180 हो जाएगा, नहीं, अर्धवृत्त पे कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा 11वां नंबर की स्पर्श रेखा से खींची गई वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पे लंब होती है। यानी कि ये जो है आपका स्पर्श रेखा, इससे एक अगर बिंदु खींचे तो ये जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद आपका जो है 12 नंबर है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है तो घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होती है। जैसे कि ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेगी तो एक स्पर्श रेखा ये और एक ये और एक ये, यानी कि 3। उसके बाद आपका जो 13 नंबर है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो घनिष्ठ बिंदु केवल 2 बनाएगी। जैसे ये आपका पहला है और ये आपका प्रतिच्छेद करेगी तो एक केवल ये बना सकता है, ये बना सकता है, ये नहीं बनेगा ताकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है जो हम लोगों का 12 नंबर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये आपका वृत्त है, तो सबसे पहले इसमें जो होता है वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो आपका व्यास होती है जिसको डी से सूचित किया जाता है। तो व्यास बराबर हम लोग जानते हैं डी बराबर क्या होता है 2r, और यहीं से अगर हम आर निकालना चाहे यानी त्रिज्या तो व्यास की आधी हो जाती है यानी d/2। उसके बाद वृत्त का आपका परिधि होता है 2πr। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों का होता है 2πr²। उसके बाद इसका जब आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा वो πr इंटू 2r हो जाता है। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाता है, यानी कि इसकी आधी हो जाती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आपका अगला फॉर्मूला जो होता है वो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का जो त्रिज्या खंड होता है उसका क्षेत्रफल आपका होता है θ/360 इंटू πr²। उसके बाद वृत्त के त्रिज्या खंड का जो उसके बाद आपका होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 इंटू πr²। उसी तरह कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई अगर पूछेगा तब θ/360 इंटू 2πr। उसके बाद वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² sin थीटा। उसके बाद वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो πr² माइनस या वृत्त खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यानी कि θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² sin थीटा। उसके बाद आपका छठा जो है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 360 माइनस θ/360 इंटू πr²। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं अगला फॉर्मूला हम लोगों का। उसके बाद यहाँ आपका खत्म हो जाता है चैप्टर नंबर 10। उसके बाद 11 में कुछ नहीं, 11 रचना है आपकी। उसके बाद हम लोग 13 देखते हैं। 13 जो है आपका क्षेत्रफल एवं आयतन पे है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं आयत का। तो आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई से चौड़ाई को 20 से डिनोट किया जाता है। इसमें आपका वृत्त का आयत का आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, तो ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया। और उसके बाद कैसे होता है, क्या यहाँ पे 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, तो इसीलिए यहाँ से। उसके बाद आयत का आपका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद आयत का आपका विकर्ण √l² प्लस d²। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्ग में, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग का परिमाप हम लोग 4 गुने भुजा लिख सकते हैं, क्षेत्रफल हम लोग भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं, विकर्ण आपका √2 गुने भुजा होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे आपका जो अगला फॉर्मूला है वो आपका है घन और घनाभ से। जैसे घन जो है वर्ग से मिलकर बनता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक,
6a² होता है, और घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है इसका टोटल एरिया काउंट होता है उधर इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन जब हम वर्ग पृष्ठीय में आते हैं तो ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल छोड़ देते हैं, यानी दो को छोड़ते हैं, टोटल 6 गो है कुल पृष्ठीय, तो दो को छोड़ेंगे तो आपका 4 गो बचेगा। उसके बाद आपका जो है घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी भुजा क्यू भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद घन का विकर्ण आपका 2 3 गुने भुजा होता है, जहां आपका ए जो है भुजा को डिनोट करता है। उसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ आपका आयत से मिलकर बनता है। उसके बाद घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखिए कैसे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, तो ऊपर में आपका एल आयत का क्षेत्रफल और नीचे में आपका आयत का क्षेत्रफल, यानी दो फिर इधर, तो यानी कि आपका घनाभ का टोटल मिला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। उसके बाद घनाभ का आपका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, यानी करने का मतलब ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया को काउंट नहीं करते हैं, ऊपर वाला एरिया आपका एल बी है, नीचे वाला एल बी यानी 2 एल बी। तो यहाँ से हम लोग ये जो आपका फॉर्मूला है यहाँ से हम 2 एल बी को नहीं लेते हैं, बाकी जो आपका बचा वो सब टोटल होगा, यानी कि 2 इंटू बी एच प्लस एच एच। उसके बाद जब हम लोग घनाभ का आयतन में आते हैं तो एल गुना बी गुना एच होता है। उसके बाद घनाभ का विकर्ण आपका होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहां एल को लंबाई बोल सकते हैं, बी को चौड़ाई और एच को ऊंचाई थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला जो है हम लोगों का वो क्या है, वो आपका वेलन का है और गोला का अर्धगोला का है। तो वेलन का जो जैसे ये आपका वेलन है, इसमें क्या क्या होता है, वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और उसके बाद बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ताकि इसमें जो है आपका ये नीचे वाला वृत्त का जो है क्षेत्रफल जुड़ जाता है नीचे का ऊपर का कुल पृष्ठीय में। और गोला में जब हम लोग आते हैं तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसके बाद गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और गोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अगर यानी हम लोग अर्धगोला में आए तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अगला जो आपका फॉर्मूला है ये शंकु का है, शंकु का और चिन्हक का। तो इसमें जब हम लोग आते हैं तो क्या देखते हैं कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होते हैं, यानी कि ये वाला जो आपका तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित किया जाता है, ये होता है आपका रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद आपका शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो शंकु का समपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये आपका पाई आर एल हो जाता है, और उसके बाद आपका ये पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है इसमें। उसका शंकु का आयतन जो है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर है। उसका शंकु के अगर छिन्नक का बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू आर वन प्लस आर टू इंटू एल। इसी को अगर हम अच्छा से लिखना चाहें तो पाई एल इसको गुना करके आर वन प्लस आर टू भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू, उसका प्लस पाई आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। इसको आप कैपिटल आर और स्मॉल आर भी मान सकते हैं। उसके बाद आपका होता है शंकु के छिन्नक का आयतन, तो ये आपका 1/3 पाई एच और आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। उसके बाद आपका होता है एक वलय का आयतन, ये होता है आपका पाई आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला आपका 14 चैप्टर आ जाता है सांख्यिकी। इसमें हम लोग माध्य देखते हैं, माध्यक देखते हैं, बहुलक देखते हैं, ये सब। इसमें सबसे सिंपल फॉर्मूला माध्य बराबर कुल प्रश्नों का योग बटा कुल प्रश्नों की संख्या, ये बात हम लोग जानते हैं। उसके बाद हमारा जो है अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना हो तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, जो गिनती 1 से शुरू होती है वो आपका प्राकृतिक संख्या होती है। इसके लिए फॉर्मूला n+1/2। और उसी तरह आपका प्रथम n सम संख्याओं का माध्य क्या होगा तो n+1। उसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य तो सीधा n। उसके बाद आपका परिसर पूछा जाता है तो परिसर आपका उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। उसके बाद आपका वर्ग चिन्ह है तो ये निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। अब बहुलक में जिसकी बारंबारता अधिक होती है, जो ज्यादा बार आता है वो आपका बहुलक होता है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कल का है, आगे हम लोगों का है माध्य। माध्य में क्या है, माध्य विधि निकालने का सूत्र अगर हम लोग देखें, माध्य विधि निकालने का सूत्र प्रत्यक्ष
अगर प्रत्यक्ष विधि से निकालना है मान तो आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई इंटू सिग्मा एफ आई, जहाँ पे इसका ये जो होता है आपका सिग्मा होता है, एफ आई आपका कुल बारंबारता होता है, और एक्स आई जो होता है आपका वर्ग चिन्ह होता है। उसके बाद जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो काल्पनिक विधि द्वारा मान निकालना होता है, जो ए प्लस एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई, जहाँ पे ए आपका वर्ग चिन्ह होता है या मध्य भाग भी इसको बोल सकते हैं, और डी निकालने का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ से एक्स आई क्या होता है, ये आपका वर्ग चिन्ह होता है और ये आपका मध्य भाग होता है। ठीक, उसका जब हम लोग तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, पद विचलन द्वारा माध्य अगर निकालना हो तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच बता सिग्मा एफ आई, जहाँ यू आई आपका निकालने का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए बता एच, एच जो होता है आपका वर्ग माप होता है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर माध्यक निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे, तो माध्यक निकालने के लिए सूत्र होता है, अगर अवर्गीय आंकड़ों के लिए निकाला जाए तो माध्यक बराबर होता है सीधा n प्लस 1/2। अगर विषम संख्या हो तो, अगर जैसे मान लीजिए 3 5 7 ये सब है तो उसमें आप एक जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, सीधा आपका माध्यक निकल के आ जाएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए सम संख्या हो तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 मान भागा 2 ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आपका वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अगर माध्य निकालना है तो माध्यक निकालना है तो माध्यक बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ वन इंटू एच, जहाँ पे l आपका माध्यक वर्ग की मीन सीमा होती है, n बराबर आपका बारंबारताओं का योग होता है, सी एफ और आपका जो सी एफ होता है माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संख्या बारंबारता, और F1 जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसका यहाँ पे बहुलक के लिए क्या क्या फॉर्मूला है, तो जैसे बहुलक के लिए क्या है, अवर्गीकृत के लिए सीधा जिसकी बारंबारता अधिक है यानी कि जो बहुत बार आएगा वो आपका बहुलक होता है। अगर वही वर्गीकृत कर दिया जाए तब तो इसका फॉर्मूला हो जाता है l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, जहाँ पे आपका l जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, f1 आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, और उसके बाद f0 आपका बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता होती है, f2 आपका बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, h आपका वर्ग माप होता है या फिर वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है आपका कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्यक, ठीक 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला क्या है हम लोगों का, उसके बाद लास्ट चैप्टर है हम लोगों का प्रायिकता, जिससे कुछ प्रश्न आते देखते हैं जल्दी जल्दी। जैसे कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या, सिंपल है प्रायिकता बराबर। उसके बाद ये होता है कि पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है, यानी कि किसी भी घटना के घटित होने का जो योग होता है वो 1 होता है, और यहाँ से पीई हम निकालेंगे तो 1 माइनस पीई डैश हो जाता है, यानी कि जो घटना घटित हो चुकी है उसको घटा देते हैं 1 से, ऐसा करके। उसके बाद आपका जो डी है मतलब अगला फॉर्मूला, निश्चित घटना की प्रायिकता अगर पूछा जाए तो 1 होता है, और असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। निश्चित घटना यानी जो घटना एकदम घटित हो सकती है, अनिश्चित या असंभव का जो घटना घटित नहीं हो सकती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1। अब प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो सकता है। उसका अगला किसी भी संभव घटना की प्रायिकता का मान 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा होता है या 1 हो सकता है, ठीक। और कोई भी घटना है, कोई भी संभव घटना है तो उसका मान 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा हो सकता है। उसके बाद आता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे आपका है ये आपका लास्ट है। उसके बाद आपका यहाँ से खत्म हो जाता है, ये आपका जो लास्ट है यहाँ पे क्या है, ताश के बारे में है कि ताश की कुल संख्या 52 होती है, ताश के पत्तों की संख्या 52 होती है, जिसमें हम 2 भाग में बांटते हैं, 26 लाल और 26 काला, जिसमें हम इसको भी 2 भाग में बांटते हैं 13-13 करके, जो आपका 13 पान होता है और 13 ईट होता है, जिसमें 13 पान और 13 ईट, इसमें काला वाला में आते हैं तो आपका 13 चीरी होता है और 13 हुकुम होता है। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला और देख सकते हैं क्या, कि एक सिक्का में जो है 2 पहलू होते हैं और एक पासा में 6 होते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है या फिर 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, तो इसके लिए सीधा सी फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिक्का में 2 पहलू होते हैं
तो सीधा सीधी आपका 2, और इसको मान लीजिए आपको 3 बार उछालना है तो इसका पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। अगर मान लीजिए 2 बार उछालना है तो इसका पावर n करने से मतलब कि आपको जितना बार उछालना है और इसका जितना पहलू होता है ये रख के और उसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। और जैसे मान लीजिए पासा में 6 होता है तो ये आपका 6 हो गया। मान लीजिए पासा को 2 बार उछालना है तो कितना घटना बन सकता है 36। 3 बार उछालना है तो ऐसा करके आप यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का जो है टोटल फॉर्मूला जो है खत्म हो जाता है। क्लास 10th का जो है ये आप लोग एग्जाम से एक दिन पहले देख लीजिएगा, जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। और वीडियो कैसी लगी हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसको एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, और हो सकता है तो दिल्ली पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए।